Good evening to all of you and welcome back to the session of current affair. In this session, I am going to discuss some important article of the Hindu newspaper that are very much relevant for our UPSC CSC examinations and other PCS examinations. So, I myself Prabhat Kumar, your faculty of geography and current affair, going to deal with these articles. So, without wasting our time, coming to the session. In this session, there are 5 articles. First and second is related to GS paper 3 environment. Third is related to GS paper 3 science and technology. Fourth is related to GS paper 1 Indian society and fifth is GS paper 2 international relation. So one by one हम लोग अपने सेशंस पे आते हैं और वन बाय वन सारे आर्टिकल को डिस्कस करते हैं. तो फर्स्ट आर्टिकल है रिलेटेड टू कॉप 30. कॉप 30 कहाँ होने वाला है तो हम लोग जानते हैं, बार बार न्यूज में आ रहा है, ब्राजील में होने वाला है. बेलम एक जगह है ब्राजील में, वहाँ कॉप 30 होने वाला है. इससे पहले कॉप 30 पे आने से पहले हम लोग जानेंगे कि कॉप 29 कहाँ हुआ था और कॉप 28 कहाँ हुआ था. जो लोग भी ऑनलाइन हैं इसका आंसर दें, है ना. हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे. तो न्यूज है कॉप 30 इन बेलम ब्राजील एट डिकेड आफ्टर पेरिस एग्रीमेंट. तो एट डिकेड आफ्टर पेरिस एग्रीमेंट क्यों बोल रहा है, क्योंकि हमें पता है कि पेरिस एग्रीमेंट 2015 में हुआ था. हाय आदित्य, गुड इवनिंग. So Aditya, your platelets is very much down. Take care of yourself, है ना. So आते हैं स्टेटमेंट पे. तो क्या है 10 years since the Paris Agreement. पेरिस एग्रीमेंट कब हुआ था 2015 में. उसमें कुछ प्लेज लिए गए थे जो कि अभी तक फुलफिल नहीं हुआ है. उस प्लेज के बारे में और अभी जो 10 साल के बाद होने वाला है बेलम में, उसके बारे में बात कर रहा है. तो एडेप्टेड अंडर द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज दैट इज UNFCCC इन 2050 द पेरिस एग्रीमेंट कमिटेड नेशन. कुछ कमिटमेंट लिया गया था. क्या लिया गया था? सबसे पहला कमिटमेंट था कि 2 डिग्री सेंटीग्रेड से बिलो रखना है ग्लोबल टेम्परेचर को, है ना. और कोशिश करना है कि 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर, ग्लोबल टेम्परेचर राइज नहीं हो प्री इंडस्ट्रियल लेवल टेम्परेचर से. ठीक है. तो कीप ग्लोबल टेम्परेचर राइज बिलो 2 डिग्री सेंटीग्रेड. और ये कोशिश करना था, मीन्स स्ट्राइव टू लिमिट वार्मिंग टू 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड. लेकिन ये कमिटमेंट फुलफिल नहीं होता दिख रहा है. इसके कारण इस कॉप 30 पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है. करंट सिचुएशन क्या है? तो जो प्लेज लिया गया था पेरिस एग्रीमेंट में फाइनेंस करने के लिए, है ना, क्लाइमेट फाइनेंस करने के लिए, उसमें बहुत सारा लैग्स है. तो बोल रहे क्लाइमेट फाइनेंस लैग्स फार बिहाइंड कमिटमेंट एंड ग्लोबल एमिशन कंटिन्यू टू राइज. बोला गया था कि कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस को कम करना है, लेकिन अभी भी वो राइज हो रहा है. गैप बिटवीन प्लेजेज एंड इम्प्लीमेंटेशन है वाइडेंड. So these failures set the stage for COP 30 beginning in बेलम ब्राजील. तो जो पेरिस एग्रीमेंट का फेलियर है वो अब क्या कर रहा है, नया स्टेज तैयार कर रहा है डिस्कशन का. और वो डिस्कशन कहाँ होगा? इन बेलम. तो बेलम को होस्ट सिटी क्यों चूज किया गया है? उसका कारण है कि हम लोग को पता है अमेजन रेन फॉरेस्ट कहाँ है? ब्राजील में, है ना. वर्ल्ड का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है. तो बेलम इज ए गेटवे टू द अमेजन रेन फॉरेस्ट, वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट कार्बन सिंक, है ना. एंड द अमेजन आल्सो क्रूशियल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट नाउ थ्रेटेंड बाय डिफॉरेस्टेशन एंड लैंड कन्वर्जन. ठीक है. तो ऑलरेडी हम लोग देख रहे हैं कि अमेजन फॉरेस्ट भी थ्रेटन कंडीशन में आ चुका है. इसके कारण उसके मतलब उस कंट्री में इस बार रखा गया है कॉप 30 का क्या नाम है, होस्ट सिटी, एज ए होस्ट सिटी. तो ताकि लोगों का क्या ध्यान आकर्षित हो इस संवेदनशील मुद्दे से. तो साइंटिस्ट वांट्स दैट फॉरेस्ट इज नियरिंग ए टिपिंग पॉइंट ऑफ इरिवर्सिबल डिक्लाइन. कहने मतलब है सर कॉप 28 दुबई एंड UAE फोकस कर रहा है फर्स्ट ग्लोबल. ठीक है. चलो, साइंटिस्ट वांट द फॉरेस्ट इज नियरिंग ए ट्रिपिंग पॉइंट ऑफ इरिवर्सिबल डिक्लाइन. इसका मतलब क्या है कि जो जिस कंडीशन से, है ना, जिस
रेट से कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन हो रहा है, मीन्स ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, उस रेट से अब अमेजन रेन फॉरेस्ट जो है टिपिंग पॉइंट पे पहुंच गया, मीन्स अब उसके आगे यदि डैमेज होता है तो फिर वो इरिवर्सिबल होगा, है ना, फिर उसको हम मैनेज नहीं कर पाएंगे। व्हाई COP30 इज कॉल्ड द इम्प्लीमेंटेशन COP। COP30 को बोला जा रहा है इम्प्लीमेंटेशन COP, मीन्स इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि पेरिस एग्रीमेंट में क्या हुआ था, प्लेज लिया गया था, लेकिन हम लोग उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए थे। अब बोला जा रहा है कि COP30 को हम लोग इम्प्लीमेंटेशन COP की तरह यूज करेंगे, सिर्फ प्लेज नहीं लेना है, हमें इम्प्लीमेंट करना है ना। तो टू मूव फ्रॉम प्लेजेस टू कंक्रीट एक्शन गाइडेड बाय द ग्लोबल स्टॉकटेक GST, ए मैंडेटरी रिव्यू एवरी 5 years अंडर द पेरिस एग्रीमेंट। क्या था, ग्लोबल स्टॉकटेक था, पेरिस एग्रीमेंट में भी आया था, उसमें था कि हर बार हर 5 साल के बाद एक मैंडेटरी रिव्यू किया जाएगा कि हम कितना प्रोग्रेस कर रहे हैं जो प्लेजेस लिए हैं। एसेस कंट्रीज क्लाइमेट प्रोग्रेस, आइडेंटिफाइज गैप्स एंड अपडेट्स प्लान्स। तो फोकस एरिया क्या है COP30 का, तो सबसे पहले वो सारे इंडस्ट्री जो कार्बन इमिशन करते हैं उस पर फोकस करेगा। तो एनर्जी इंडस्ट्री एंड ट्रांसपोर्ट सेक्टर है ना, सबसे ज्यादा कार्बन इमिशन कर रही है। एंड स्टुअर्डशिप ऑफ फॉरेस्ट, ओशियंस एंड बायोडाइवर्सिटी, जिसके कारण कार्बन सिंक इंक्रीज करे। एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फूड सिस्टम्स, बिल्डिंग रेजिलियंस इन सिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड वाटर है ना सिस्टम्स, एंड ह्यूमन एंड सोशल डेवलपमेंट, ये सब सारा फोकस है COP30 का। क्लाइमेट फाइनेंस द मिसिंग लिंक, क्यों बोल रहा है, क्योंकि पेरिस एग्रीमेंट में जो भी क्लाइमेट फाइनेंस हुआ था, एक तो वो प्लेज फुलफिल नहीं हुआ, दूसरा वो जितना फाइनेंस करने का प्लेज किया गया था वो जो इनएडिक्वेट था है ना, उतना फुलफिल नहीं हुआ। तो अंडर पेरिस एग्रीमेंट डेवलप्ड नेशन प्लेज $100 billion पर ईयर फॉर डेवलपिंग कंट्री, लेकिन ये भी वो इस प्लेज को भी फुलफिल नहीं कर पाए, प्लस $100 billion पर ईयर जो है ये सफिशिएंट फंड नहीं था, है ना। बोला एट COP29, अभी हम लोग क्वेश्चन पूछे थे COP29 कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था बाकू में। बाकू कहाँ है, अजरबैजान, है ना, बाकू में हुआ था। वहां पे एक एग्रीमेंट हुआ था जिसको बोलते हैं न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल ऑन क्लाइमेट फाइनेंस। क्या एग्रीमेंट हुआ था, तो जो क्लाइमेट फाइनेंस है उसको इंक्रीज करना है फ्रॉम $100 billion पर ईयर टू $300 billion बाय 2035, मीन ट्रिपल करना था। एंड मोबिलाइज 1.3 ट्रिलियन पर ईयर फ्रॉम ऑल सोर्सेज मीन्स टोटल जो भी पब्लिक प्राइवेट जितने भी सोर्सेज हैं सबसे मोबिलाइज करना है, कितना, $1.3 ट्रिलियन। तो चैलेंज क्या है, पहला चैलेंज है कि $3 billion इज फार बिलो द एक्चुअल नीड। डेवलपिंग कंट्री को यदि आपको रोकना है, क्योंकि डेवलपिंग कंट्री अपने आप को क्या बोलते हैं डेवलप करने की कोशिश कर रही है, जिसके कारण क्या है कार्बन इमिशन ज्यादा हो रहा है डेवलपिंग कंट्री में, लेकिन उस कार्बन इमिशन को कंट्रोल करना है इन डेवलपिंग कंट्री, तो आपको फंड देना पड़ेगा। फंड देने के साथ साथ क्या देना पड़ेगा, आपको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना पड़ेगा, जो डेवलप कंट्री उसको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो ये सब करने के लिए बोल रहा है कि जो आप फंड रखे हैं $300 billion, ये बहुत कम है ना। एंड इंक्लूजन ऑफ ऑल एक्टर्स डायल्यूट्स द कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। CBDR एक प्रिंसिपल था पेरिस एग्रीमेंट में, उसको क्या बोल रहा है कि ऑल, अब यदि सारे पैसा सारे एक्टर से कलेक्ट कर रहे हैं, $1.3 ट्रिलियन का जो आपका क्या है कलेक्शन करने का जो टारगेट है वो सारे एक्टर से कलेक्ट कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा कि ये जो प्रिंसिपल है कॉमन बट डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस प्रिंसिपल को वो वायलेट करता है। तो ऑल एक्टर्स में क्या क्या है, उसने बताया कि डेवलप कंट्रीज, MDB मींस मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक, जो बड़े बड़े मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है वो, प्राइवेट इन्वेस्टर्स, फिलेंथ्रोपिस्ट एंड डेवलपिंग कंट्रीज प्राइवेट सेक्टर्स, यहां सबसे इन सबसे पैसा कलेक्ट करना है, कितना, $1.3 ट्रिलियन। नेक्स्ट बोला है लॉस एंड डैमेज फंड, ये भी पेरिस एग्रीमेंट का पार्ट था। तो स्टेबिलिटेड COP28 कहां हुआ है, इन UAE, है ना, दुबई में हुआ था। तो रिमेन्स अंडर फंडेड, ये भी जो लॉस एंड डैमेज फंड स्टेब्लिश किया गया था COP28 के टाइम में, उसको भी जितना फंड की उसको जरूरत थी उतना फंड उसको मिला नहीं। और क्या है, डेवलपिंग कंट्रीज का डिमांड है
कि फाइनेंस इज वाइटल फॉर क्लाइमेट रेजिलियंट एग्रीकल्चर एंड रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांजिशन। उसका कारण क्या है कि जो भी प्राइवेट डेवलपिंग कंट्री है वो पैसा क्यों डिमांड कर रहा है, इसलिए डिमांड कर रहा है कि वो रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ मूव करना चाहता है। अगर वो कन्वेंशनल एनर्जी की तरफ मूव करेगा तो क्या है, कार्बन एमिशन बढ़ता जाएगा अभी भी। तो उसको कंट्रोल करने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी चाहिए और उसके लिए उनको फंड चाहिए। एंड ट्रांजिशन एंड एम्बिशन, तो एम्बिशन क्या है, तो नेट जीरो गोल अचीव करना है। हम लोग ये इंडिया का गोल है 2075 में, है ना। तो नेट जीरो गोल, एमिशन रिड्यूस्ड क्लोज टू जीरो एंड बैलेंस्ड बाय रिमूवल्स, restoration, carbon capture, etc. and ensuring fair transition by affordable technology access and capacity building and training। तो ये बोल रहा है कि जो भी टेक्नोलॉजी है ना, नया टेक्नोलॉजी है, उसको उस टेक्नोलॉजी का एक्सेस मिलना चाहिए डेवलपिंग कंट्रीज को, और वो भी एफोर्डेबल रेट में। एंड कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग, और वहाँ के लोगों को ट्रेनिंग देकर उसका कैपेसिटी बिल्ड किया जाए। बैरियर्स क्या है, तो हाई टेक्नोलॉजी कॉस्ट एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिस्ट्रिक्शन। जो भी डेवलप कंट्री हैं वो आईपीआर के कारण टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं, है ना, और यदि करते भी हैं तो उसका उस टेक्नोलॉजी का कॉस्ट बहुत ज्यादा है जो डेवलपिंग कंट्री बियर नहीं कर पा रही है। तो और क्या बोल रहा है कि फाइनेंस करने की जरूरत तो है ही, उसके बियॉन्ड भी कुछ करने की जरूरत है। तो बोल रहा है नॉर्थ साउथ कोलैबोरेशन ऑन इनोवेशन, टेक्नोलॉजी शेयरिंग एंड ट्रेनिंग इज एसेंशियल फॉर इंडिया एंड डेवलपिंग कंट्री। क्या बोल रहा है, जस्ट ट्रांजिशन मस्ट इंक्लूड, यदि ट्रांजिट कर रहे हैं, है ना, तो क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए, तो लो कार्बन मैन्युफैक्चरिंग, जो भी मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है जहां वहां से कार्बन इमिशन कम होना चाहिए। रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपेंशन, जो कि इंडियन गवर्नमेंट हम लोग देखे हैं कि फोकस कर रही है रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, सोलर पावर प्लांट, है ना, ये विंड पावर प्लांट, ये सब पे फोकस कर रही है। इकोसिस्टम रिस्टोरेशन एंड ग्रीन स्किलिंग एंड लाइवलीहुड डाइवर्सिफिकेशन। क्लाइमेट नेचर नेक्सस, ब्राजील का प्रपोजल क्या है ना, ब्राजील की गवर्नमेंट का प्रपोजल क्या है, तो लॉन्च ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉर रिवर फैसिलिटी। किस लिए, इन ऑर्डर टू कंपेंसेट ओवर 70 डेवलपिंग कंट्रीज फॉर प्रिजर्विंग ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। जो भी डेवलपिंग कंट्री है जहां जहां पे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, उन सारे डेवलपिंग कंट्रीज को आप कंपेंसेट कीजिए, क्योंकि वो फॉरेस्ट को बचा रहे हैं, है ना, और फॉरेस्ट को बचाने के कारण क्या हो रहा है, कार्बन सिंक को इनहेंस कर रहे हैं, तो उनको कंपनसेट करने की जरूरत है। सिग्निफिकेंस क्या है, तो रिकॉग्नाइजेज इंटरलिंकेज बिटवीन क्लाइमेट स्टेबिलिटी एंड बायोडाइवर्सिटी। फिर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, एग्रोफॉरेस्ट्री एंड कम्युनिटी लेड कंजर्वेशन। यदि आप कंपनसेट करेंगे, उसको फंड प्रोवाइड करेंगे, तो इन सब का इंपॉर्टेंस बढ़ता जाएगा, है ना। लोग ध्यान देंगे इकोसिस्टम रिस्टोरेशन के लिए, लोग फोकस करेंगे एग्रो फॉरेस्ट्री पे, है ना, और कम्युनिटी लोग क्या होगा, स्ट्रेंथन होगा, इनहेंस होगा, अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करेंगे फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इंडिया रोल एंड पोजीशन ऑफ एट COP30, तो इंडिया का क्या क्या रोल है, तो इंडिया का कोर स्टैंड है किस पे, एडवोकेटिंग क्लाइमेट जस्टिस एंड CBDR प्रिंसिपल। नेक्स्ट इज अर्गेज डेवलप्ड नेशन to take the lead in the emission cuts and provide predictable financial support। इंडियन गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि जो भी डेवलप कंट्री हैं, आप अपना इमिशन को पहले कम कीजिए। दूसरे को जो आप बोल रहे हैं इमिशन बढ़ रहा है, पहले आप अपना इमिशन कम कीजिए, और आप जो फाइनेंशियल सपोर्ट जो प्लेज कर रहे हैं, उस फाइनेंशियल सपोर्ट को प्रोवाइड कीजिए फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। और इंडियन गवर्नमेंट डोमेस्टिक एक्शन क्या लिए इंडिया में, तो ग्रीन बजटिंग पर फोकस हो रहा है, सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड लॉन्च की हुई है ना कंट्री, एंड प्रपोज नेशनल कार्बन मार्केट बाय 2026। सो बैलेंसिंग एक्ट क्या है, इंडिया मस्ट बैलेंस डेवलपमेंटल नीड्स, जो भी हम लोग का यहाँ डेवलपमेंटल नीड्स है उसको भी बैलेंस करना है, प्लस इकोसिस्टम क्या प्रिजर्वेशन भी करना है ना। तो विद क्लाइमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी इंश्योरिंग ग्रोथ रिमेन्स रेजिलियंट एंड इक्विटेबल। सो इसको डिस्कस करने के बाद ये क्वेश्चन है आपके पास, आदित्य ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। कौन क्या, बी,
So now I am going to solve this question. Which of the following statement best explains why COP30 to be held in Belém, Brazil is being referred to as the implementation क्या COP? क्यों बोला जा रहा है? तो ए पे क्या है? पहले ए पे आते हैं बिकॉज इट एम्स टू निगोशिएट ए न्यू ग्लोबल क्लाइमेट ट्रीटी रिप्लेसिंग द पेरिस एग्रीमेंट. ऐसा नहीं है, पेरिस एग्रीमेंट को रिप्लेस नहीं कर रहा. B is the because it focuses on converting previous climate pledges into measurable and enforceable national law through the global strategic process. ये सही है, B is the correct answer. चलो नेक्स्ट आते हैं, ये भी क्लाइमेट से रिलेटेड है, ये न्यूज भी क्या है. तो व्हाट इज द लेटेस्ट इन क्लाइमेट साइंस, ये न्यूज था. तो बोल क्या रहा है कि अभी 2023-2025 के बीच में क्या क्या क्लाइमेट से रिलेटेड क्या क्या मेजर इवेंट हुए हैं उसके बारे में बात कर रहा है. तो बोल रहा है एक्सिलरेटिंग ग्लोबल वार्मिंग, इसका टॉपिक है. मतलब जो भी मेजरमेंट लिए गए हैं उसमें पता चला है ग्लोबल वार्मिंग जो है उसका रेट एक्सिलरेट हो रहा है ना, बहुत तेजी से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है. तो राइजिंग पेस ग्लोबल टेम्परेचर आर इंक्रीजिंग एट अ फास्टर रेट देन एवर बिफोर. अभी क्या है, रेट फास्टर हो चुका है ग्लोबल वार्मिंग का. सेटिंग न्यू रिकॉर्ड्स इन 2023, 24, 25 मीन्स तीनों साल जो है उसका रेट बढ़ता जा रहा है. कैसे बोल रहा है, तो एक स्टडी आया था किसका, IPCC का, यूनाइटेड नेशन का एक एजेंसी है जिसका नाम है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज. उसमें क्या बोला गया था, उस स्टडी में उसमें पाया गया कि एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर राइजिंग बाय 0.27 डिग्री सेल्सियस पर डिकेड मीन्स हर 10 साल में ग्लोबल टेम्परेचर, एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर कितना बढ़ रहा है, 0.27 डिग्री, जो कि पहले बढ़ रहा था 0.2 डिग्री से. इसका मतलब 50% राइज हुआ है ना. तो सब्जी बोल रहा है विच इज ऑलमोस्ट 50% फास्टर देन द रेट ऑफ 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड. कब, इन 1990-2000. दिस एक्सिलरेटेड वार्मिंग increase the risk of breaching critical climate thresholds much sooner than previously predicted. और क्या बोला, सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग नहीं हो रहा, सी लेवल राइज भी कर रहा है. तो कितना उसका रेट क्या है, तो सी लेवल हैव बीन राइजिंग एट 4.5 mm पर ईयर, है ना. हर साल 4.5 mm सी लेवल राइज कर रहा है. और ये कितना है in comparison with 1.85 mm per year in 1900. 1900 में कितना बढ़ रहा था, 1.85 के रेट से अभी वो रेट बढ़कर लगभग कितना हो गया, लगभग 2 गुना से 2.5 गुना हो गया, 4.5 mm से. फ्यूचर प्रोजेक्शन क्या है, तो द प्लेनेट इज ऑन ट्रैक टू एक्सीड 1.5 डिग्री वार्मिंग थ्रेशोल्ड बाय अराउंड 2030. इसका मतलब क्या है, बाय 2030 क्या होगा, हमारा प्लेनेट का जो वार्मिंग है वो 1.5 डिग्री से बढ़ जाएगा, है ना. क्रॉसिंग द थ्रेशोल्ड कुड ट्रिगर इरिवर्सिबल इन्वायरमेंटल कंसिक्वेंसेस. और वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का क्या है सिचुएशन, उन्होंने क्या बोला है कि वर्ल्ड हैज ऑलरेडी वार्म्ड बाय 1.3 डिग्री टू 1.4 डिग्री सेंटीग्रेड सिंस द प्री इंडस्ट्रियल एरा. इसका मतलब क्या है, WMO का ये डेटा है कि ऑलरेडी हमारा ग्लोब जो है 1.3 टू 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से उसका टेम्परेचर राइज हो चुका है. इमर्जिंग क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट, तो कैसे पता चल रहा है क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट है, तो कोरल रीफ जो है वो क्या हो रहा है, इरिवर्सिबल डैमेज हो रहा है कोरल रीफ्स में. तो वार्म वाटर कोरल्स आर फेसिंग एन ऑलमोस्ट इरिवर्सिबल डाई ऑफ, है ना, ड्यू टू सक्सेसिव मैरीन हीट वेव्स. एंड दिस रिप्रेजेंट्स द फर्स्ट मेजर क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट. क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट का मतलब वहां से फिर से हम रिवर्स नहीं कर सकते क्लाइमेट को. अमेजन रेन फॉरेस्ट अभी हम लोग डिस्कस किए, वहां भी वो भी टिपिंग पॉइंट पे पहुंच रहा है. तो साइंटिस्ट वार्न दैट कंटिन्यूड डिफॉरेस्टेशन एंड ग्लोबल वार्मिंग बियॉन्ड 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड कुड कॉज द अमेजन टू डाई बैक. ग्रीनलैंड आइस शीट, हम लोग को पता है ग्रीनलैंड कहाँ है, नॉर्वे के, है ना, आसपास. सो मेल्टिंग ऑफ ग्रीनलैंड आइस शीट्स प्रोड्यूस लार्ज वॉल्यूम ऑफ फ्रेश वाटर. जब भी आइस शीट मेल्ट होगा, बड़ा सा आइस शीट मेल्ट होगा तो क्या होगा, फ्रेश वाटर रिलीज करेगा. और उस फ्रेश वाटर क्या करेगा, इट विल डिस्टर्ब द अटलांटिक मेरिडियनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन, एमोक के बारे में हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ेंगे क्लास में. ए की ओशियन करंट दैट मॉडरेट्स यूरोप क्लाइमेट.
इसका मतलब क्या हुआ कि एमोक में यदि कुछ वेरिएशन आता है ड्यू टू मेल्टिंग ऑफ क्या ग्रीनलैंड आइस शीट्स, तो क्या होगा वहां के उस एरिया का यूरोपियन कंट्री का वेदर में चेंज आएगा, क्लाइमेट में चेंज आएगा। अंटार्कटिका एंड आर्कटिक आइस लॉस, तो ग्रीनलैंड के अलावे अंटार्कटिका में आइस है ना, आर्कटिक रीजन में आइस है, वो सब क्या करेगा, ये क्या करेगा जब आइस लॉस होगा मीन्स मेल्टिंग ऑफ आइस होगा, तो क्या करेगा डार्कर ओशियन वाटर को एक्सपोज करेगा। और जैसे डार्कर ओशियन वाटर को एक्सपोज करेगा, इसका मतलब क्या है कि हमारा सन का पेनिट्रेशन है ना, सन रेज का पेनिट्रेशन ओशियन में बढ़ता जाएगा, है ना। तो क्या होगा, विच एब्जॉर्ब्स मोर सनलाइट एंड एम्पलीफाइज ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। The reduction in the sea ice also threatens phytoplankton growth, affecting marine food chains and reducing the ocean ability to absorb carbon dioxide. Intensifying wildfires. तो कुछ कुछ डेटा दिया है ग्लोबल फायर एक्टिविटी में 2025 में बोला है कि फायर एक्टिविटी जो है बढ़ा है। तो कंपाइल्ड बाय इंटरनेशनल वेदर एजेंसीज एंड यूनिवर्सिटीज रिकॉर्डेड 3.7 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर बिटवीन मार्च 24 टू 25। इसका मतलब क्या हुआ, इंक्रीज हुआ है। एंड दिस बर्न एरिया इज अप्रोक्सीमेटली द साइज ऑफ इंडिया एंड नॉर्वे। इंडिया और नॉर्वे का साइज मिला दो तो इतना एरिया में जो फॉरेस्ट था वो क्या हुआ है, बर्न हुआ है। और क्या बोल रहा है, डेडली हीट वेव्स एंड ह्यूमन इंपैक्ट। ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या हो रहा है, हीट वेव्स बढ़ रहा है, मीन्स गर्मी बढ़ रहा है। सो हेल्थ रिस्क क्या, एक्सट्रीम हीट इज नाउ वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट ग्लोबल हेल्थ थ्रेट। और यूनाइटेड नेशन ने बोला है, अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन हेल्थ एंड वेदर एजेंसी, हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज ऑलरेडी स्ट्रगलिंग विद द हीट रिलेटेड स्ट्रेस। जब इतना सारा लॉस हो रहा है तो इकोनॉमिक लॉस भी होगा, है ना, एंड प्रोडक्टिविटी लॉस भी होगा। तो वर्कर प्रोडक्टिविटी ड्रॉप बाय 2। जब ज्यादा गर्मी पड़ेगा तो क्या होगा, वर्कर प्रोडक्टिविटी घटेगा, लोग काम करना कम चाहेंगे गर्मी में, तो उसका प्रोडक्टिविटी ड्रॉप हुआ है बाय 2.2 to 3% फॉर एवरी 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज एबव 20 डिग्री। मीन्स 20 डिग्री से जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है, हर 1 डिग्री सेंटीग्रेड यदि बढ़ेगा तो उसका प्रोडक्टिविटी ड्रॉप होता जाएगा। लैंसेट का एस्टिमेट है कि ग्लोबल इकोनॉमिक लॉस ऑफ ओवर $1 ट्रिलियन इन द प्रीवियस ईयर ड्यू टू हीट रिलेटेड प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन। ऑनगोइंग रिसर्च चल रहा है ना, साइंटिस्ट आर डेवलपिंग बेटर टूल्स एंड मॉडल्स टू असेस हीट रिलेटेड मोर्टेलिटी, मोर्बिडिटी एंड इकोनॉमिक टॉल्स। तो नाउ दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू। करें, सॉल्व करें, सीधे स्टेटमेंट 1 पे आते हैं। स्टेटमेंट 1 इज द रेट ऑफ ग्लोबल टेम्परेचर राइज पर डिकेड हैज स्लोड। ऐसा तो नहीं हुआ है, ये बढ़ा है। तो जैसे ये स्टेटमेंट 1 गलत होता है, इसका मतलब ए एंड डी इज इनकरेक्ट। इट मीन्स 2 दोनों में 2 कॉमन है, इसका मतलब हम लोग 4 को देखते हैं। 4 क्या है, ग्लोबल वाइड फायर एक्टिविटी है डिक्लाइंड डिस्पाइट राइजिंग टेम्परेचर। ऐसा नहीं है, इंक्रीज हुआ है ना। तो 4 इज ऑल्सो इनकरेक्ट, इट मीन्स बी इज द करेक्ट आंसर। आदित्य यू आर राइट। चलो, आदित्य के नाम से एक मिशन है, आदित्य अभी हम लोग देखे हैं। आदित्य L1 गेट्स ए क्लोज्ड लूप एट इरप्शंस फ्रॉम द सन। क्या है आदित्य L1? इंडियन गवर्नमेंट का इसरो का एक मिशन था जो सोलर स्टडी करने के लिए भेजा गया था, है ना, सेंड किया गया था। तो देखते हैं इसके बारे में। इंडिया आदित्य L1 मिशन फर्स्ट स्पेक्ट्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन ऑफ CME नियर द सन। CME क्या है, कोरोनल मास इजेक्शन, है ना। तो सबसे पहले वो फोटोग्राफ लिया है कोरोनल मास इजेक्शन का, उसके बारे में बात किया है। तो यूजिंग द विजिबल इमिशन लाइन कोरोनोग्राफ, ये एक टूल था, है ना, उसमें आदित्य L1 मिशन में ए पेलोड, जिसे हमने बताया, ए पेलोड अबोर्ड इंडिया फर्स्ट डेडिकेटेड सोलर मिशन आदित्य L1। Scientists have successfully conducted the first ever spectroscopic observation of coronal
mass ejection in the visible wavelength range. So the breakthrough study was achieved through a collaboration between the Indian Institute of Astrophysics. Indian Institute of Astrophysics कहाँ है, कोई बताओ? इन बेंगलोर एंड नासा, है ना, ये दोनों मिलके ये स्टडी कर रहा था। तो ये इंपॉर्टेंट था, लेकिन हमको ये मिशन क्या था इसके बारे में जानना है ना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आदित्य L1 मिशन क्या है? तो आदित्य L1 सोलर मिशन है इंडिया का और लॉन्च बाय इसरो। सो इंडिया फर्स्ट स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी क्लास मिशन डिजाइन टू स्टडी द सन, और इसको लॉन्च किया था इसरो ने, दैट इज इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया। द स्पेसक्राफ्ट इज पोजिशन्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ अबाउट 1.5 मिलियन किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ, और उस पोजीशन का नाम है L1। L1 का मतलब होता है लैग्रेंजियन पॉइंट 1। क्या है? लैग्रेंजियन पॉइंट 1। और इस तरह का पूरे मतलब किसी भी सिस्टम में 5 पॉइंट होते हैं, उसमें फर्स्ट पॉइंट पे इंडिया ने आदित्य को भेजा है। ऑब्जेक्टिव क्या था मिशन का? तो सोलर कोरोना को, जिसे अभी हम लोग देखे, कोरोनल मास इजेक्शन को उसने स्टडी किया है, उसको स्टडी करना, टू एनालाइज सोलर इमिशन, सोलर विंड एंड मैग्नेटिक फील्ड वेरिएशन, जो भी सोलर सिस्टम में हो रहा है उसको स्टडी करना, टू अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ सोलर एक्टिविटीज ऑन स्पेस वेदर एंड टू ऑब्जर्व कोरोनल मास इजेक्शन, जो कि अभी हम लोग ये न्यूज में था। तो अब हम लोग थोड़ा देखते हैं लैग्रेंज पॉइंट क्या है। तो इस ड्राइंग में हम देख सकते हैं, है ना, ये अर्थ है और ये सन है, और हर, जिसे हमने बोला कि दो एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज के बीच में 5 लैग्रेंज पॉइंट होते हैं, है ना। तो हम यहाँ देख सकते हैं L1, L2, L3, L4 एंड L5, 5 है। इसमें L1 पे, यहाँ पे हम लोग मिशन भेजे हैं आदित्य L1, इसलिए उसका नाम है L1, ठीक है। सो लैग्रेंज पॉइंट क्या है? तो लैग्रेंज पॉइंट इज ए स्पेसिफिक लोकेशन इन द स्पेस वेयर ग्रेविटेशनल फोर्सेस ऑफ 2 लार्ज बॉडीज, यहाँ पे कौन कौन है? सन एंड अर्थ, है ना, लाइक अर्थ एंड द सन and the centrifugal force of the smaller object like a spacecraft are in equilibrium। इसका मतलब क्या है कि दोनों का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है अर्थ का और सन का, ये उस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं। इक्विलिब्रियम में आने से क्या होगा कि यदि उस जगह पे किसी भी ऑब्जेक्ट को आप प्लेस करते हैं तो आपको उसको वहाँ पे रखने में ज़्यादा एनर्जी का कंजम्पशन का जरूरत नहीं पड़ेगा, है ना, क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स इक्विलिब्रियम में आ रहा है, तो ऐसे ही पड़ा रहेगा वहाँ। So these points allow a spacecraft to hover or stay in a stable position relative to the 2 large body with minimal fuel consumption, है ना, एकदम सबसे कम फ्यूल कंजम्पशन वहाँ होगा, और आप उस बॉडी को स्टेबल पोजीशन में रख सकते हैं इस पॉइंट पे, ये सब 5 पॉइंट पे। There are 5 such points L1 to L5 in every 2 body system like सन अर्थ, इसमें देख रहे हैं, या अर्थ और मून में भी, अर्थ और मून 2 बॉडी में देखेंगे तो वहाँ भी 5 लैग्रेंज पॉइंट होंगे। दे आर आइडियल फॉर द प्लेसिंग स्पेस ऑब्जर्वेटरीज एज दे प्रोवाइड स्टेबल ऑब्जर्वेशन पॉइंट एंड लो एनर्जी ऑर्बिट्स, ठीक है। सो इतना ही था आदित्य L1 का। चलो सोल्व करें। चलो करते हैं सॉल्व। स्टेटमेंट 1 पे आते हैं। इट इज द पॉइंट वेयर द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन एंड अर्थ कैंसिल ईच अदर, ऐसा नहीं है, कैंसिल ईच अदर नहीं करते हैं, वो इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं। 3 पे देखते हैं, इट इज लोकेटेड क्लोजर टू द सन देन मरकरी ऑर्बिट, ऐसा नहीं है ना, ये गलत है। 4th क्या है, इट अलाउज ए स्पेसक्राफ्ट टू ऑर्बिट द सन सिंक्रोनसली विद अर्थ मेकिंग साइमल्टेनियस अर्थ सन मेजरमेंट, ऐसा नहीं है, सिंक्रोनस मूवमेंट अर्थ के साथ नहीं होता है। सो सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। ओके आदित्य, यू आर राइट। चलो एक और नेक्स्ट है हमारे फूड हैबिट्स पे। नेक्स्ट आर्टिकल इज रिलेटेड टू न्यूट्रिशनल वैल्यू इन आवर फूड सिस्टम। तो क्या डज इंडिया नीड न्यूट्रिशनल ट्रांसफॉर्मेशन, ये बात कर रहा है कि हम लोग जो फूड इंटेक कर रहे हैं उसमें कितना न्यूट्रिशन होता है,
और क्या हमको न्यूट्रिशन की जरूरत है। तो बोल रहा है फंक्शनल फूड्स एंड स्मार्ट प्रोटीन इन इंडिया द नेक्स्ट न्यूट्रिशनल रेवोल्यूशन। बोल रहा है सीधे कि दो तरह का फूड है ना, फंक्शनल फूड और स्मार्ट प्रोटीन, और ये जो है हमारे इंडिया को न्यूट्रिशनल ट्रांसफॉर्मेशन में रिवोल्यूशनाइज कर सकते हैं। तो फंक्शनल फूड क्या है, तो फंक्शनल फूड्स आर एनरिच्ड और फोर्टिफाइड फूड्स दैट प्रमोट हेल्थ और हेल्प प्रिवेंट डिजीज। इसका मतलब क्या है कि जो हम लोग फूड खा रहे हैं अभी है ना, कंज्यूम कर रहे हैं, उसको और इनरिच करेंगे और फोर्टिफाई करेंगे तो वो फूड हो जाएगा फंक्शनल फूड। ठीक, और कैसे करेंगे, तो उसका एग्जांपल है विटामिन इनरिच राइस, जिसे हम लोग सुनते होंगे अभी कि फोर्टिफाइड राइस मिलता है ना, पीडीएस में मिलता है फोर्टिफाइड राइस, वो क्या है, फंक्शनल फूड है। एंड ओमेगा 3 फोर्टिफाइड मिल्क, मिल्क को फोर्टिफाइड कर देंगे विद ओमेगा 3 तो वो भी हो जाएगा तुम्हारा फंक्शनल फूड। किस टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे, है ना, बहुत सारा टेक्नोलॉजी है फंक्शनल फूड को प्रिपेयर करने में। तो सबसे पहले है न्यूट्रीजीनोमिक्स। न्यूट्रीजीनोमिक्स क्या है, वो स्टडी करता है हाउ इंडिविजुअल जीन्स इंटरेक्ट विद न्यूट्रिशन। अलग अलग इंडिविजुअल का जीन जो है अलग अलग तरीके से इंटरेक्ट करता है विद न्यूट्रिशन, उसका स्टडी करता है। बायोफोर्टिफिकेशन है ना, हम जो अभी हम लोग बात किए कि फोर्टिफाइड राइस के बारे में, वो हुआ है बायोफोर्टिफिकेशन मेथड से। तो इंक्रीजिंग न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ क्रॉप्स थ्रू ब्रीडिंग और जेनेटिक मॉडिफिकेशन, लाइक उसमें इंड्यूस करते हैं जिंक, आयरन, ये सब इंड्यूस करते हैं। 3D फूड प्रिंटिंग फॉर कस्टमाइज्ड न्यूट्रिशन एंड फूड डिजाइन एंड बायो प्रोसेसिंग। बायो प्रोसेसिंग में क्या करते हैं हम लोग, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज करते हैं टू इनहेंस न्यूट्रिशनल वैल्यूज। तो यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म और एंजाइम्स टू इनहेंस न्यूट्रिशनल कंटेंट और डाइजेस्टिबिलिटी। फिर फंक्शनल फूड के बाद देखते हैं स्मार्ट प्रोटीन क्या है। प्रोटीन तो हम लोग सब लोग कंज्यूम करते हैं, लेकिन स्मार्ट प्रोटीन क्या है, तो स्मार्ट प्रोटीन आर प्रोटीन्स प्रोड्यूस्ड थ्रू बायोटेक्नोलॉजी टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन द कन्वेंशनल लाइव स्टॉक प्रोडक्शन। अभी हम लोग प्रोटीन कहाँ से लेते हैं, जो भी लाइव स्टॉक प्रोडक्शन होता है, या तो उसको मीट खाकर या उसका मिल्क से, है ना। तो बोल रहा है कि कन्वेंशनल मेथड से जो अभी तक प्रोटीन ले रहे थे उस पर डिपेंडेंसी कम करने के लिए हम लोग स्मार्ट प्रोटीन का यूज करेंगे। और वो स्मार्ट प्रोटीन कैसे बनेंगे, तो बाय यूजिंग बायोटेक्नोलॉजिकल मेथड। टाइप क्या है, तो प्लांट बेस्ड न्यूट्रिएंट्स है ना, प्रोटीन्स, जैसे एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लेग्यूम्स, सीरियल्स और ऑयल सीड्स। हम लोग जो भी दाल खाते हैं उसमें सब में प्रोटीन है ना। तो प्लांट बेस्ड, ये सब क्या है, प्लांट बेस्ड प्रोटीन है। प्रोसेस टू मिमिक टेस्ट एंड टेक्सचर ऑफ एनिमल मीट और डेयरी। उसको प्रोसेस करेंगे ताकि वो टेस्ट लगे एनिमल मीट की तरह, है ना, या डेयरी प्रोडक्ट की तरह। फर्मेंटेशन डेराइव्ड प्रोटीन्स लाइक बैक्टीरिया, ईस्ट, फंगी, ये सब का यूज करते हैं, है ना। सो प्रोड्यूस्ड यूजिंग माइक्रोबियल सिस्टम्स एंड एग्जांपल्स इंक्लूड प्रिसीजन फर्मेंटेशन फॉर डेयरी और एग प्रोटीन्स। कल्टिवेटेड मीट ऐसा मीट है जो लैब में तैयार करते हैं, है ना। तो मीट प्रोड्यूस्ड बाय ग्रोइंग एनिमल सेल्स इन बायोरिएक्टर और लैब विदाउट स्लॉटर, है ना, उसको स्लॉटर बिना किए हुए ग्रो होता है लैब में, उसको बोलते हैं कल्टिवेटेड मीट। व्हाई डज इंडिया नीड फंक्शनल फूड एंड स्मार्ट प्रोटीन। इंडिया में जरूरत क्यों है, तो हम लोग को पता है कि इंडिया में लोग जो है माल न्यूट्रिशन से सफ़र करते हैं, उसके कारण उनको उनके न्यूट्रिशनल हेल्थ को एनहेंस करने के लिए हमें इसकी ज़रूरत है। तो न्यूट्रिशनल चैलेंज क्या है, ओवर 1/3 ऑफ इंडियन चिल्ड्रेन आर स्टंटेड, ये डेटा है। पूरे इंडिया में सारे चिल्ड्रेन का 1/3 क्या है, स्टंटेड है। इसका मतलब माल न्यूट्रिशन से ग्रसित है। एडल्ट प्रोटीन इंटेक हैज इम्प्रूव्ड बट रिमेन्स अनइवन अक्रॉस अर्बन एंड रूरल एरियाज। सोसाइटल शिफ्ट हो रहा है। सोसाइटल शिफ्ट क्या है कि जैसे जैसे इनकम राइज हो रहा है लोगों का, वो क्या कर रहे हैं, अब फोकस कर रहे हैं न्यूट्रिशनल फूड पे, है ना। उनको न्यूट्रिशनल फूड चाहिए, तो उनके डिमांड को मीट करने के लिए भी क्या फंक्शनल फूड और स्मार्ट प्रोटीन्स की जरूरत पड़ेगी। तो राइजिंग इनकम्स आर चेंजिंग फूड एक्सपेक्टेशन फ्रॉम फिलिंग फूड टू नरिशिंग फूड। पॉलिसी ट्रांजिशन की जरूरत क्या है, तो शिफ्ट फ्रॉम फूड सिक्योरिटी। अभी गवर्नमेंट क्या करती है, फोकस करती है फूड सिक्योरिटी पे, लेकिन बोल रहा है कि गवर्नमेंट का जो फोकस है उसको शिफ्ट करने की जरूरत है फ्रॉम फूड सिक्योरिटी टू न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। तो इंडिया में करंट प्रोग्रेस क्या क्या हुआ है, तो फंक्शनल फूड एंड स्मार्ट प्रोटीन्स आर रिकॉग्नाइज्ड अंडर इंडियाज बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, इन्वायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, दैट इज बायो E3 पॉलिसी।
बायो E3 पॉलिसी में क्या है, उसको रिकॉग्नाइज किया गया है, क्या, फंक्शनल फूड को और स्मार्ट प्रोटीन को। दूसरा, गवर्नमेंट का कुछ कुछ इनिशिएटिव है, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल बिराक, ये सब क्या कर रहा है, लॉन्च किया है फंडिंग प्रोग्राम इन दिस एरिया। और फंक्शनल फूड डेवलपमेंट के लिए कुछ कुछ जो हमारे यहाँ इंस्टीट्यूशन है वो काम कर रही है। फॉर जिंक इनरिच राइस एग्जाम्पल है, कौन डेवलप किया था, IIRR, दैट इज इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर राइस रिसर्च, जो कि हैदराबाद में है ना, इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर राइस रिसर्च। वैसे ही आयरन रिच पर्ल मिलेट को डेवलप किया इक्रीसेट में, है ना, इक्रीसेट में, ये भी हैदराबाद में है, इसका भी हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स। तो बोल रहा है कि ये सब तो डिस्कस कर लिए हैं, लेकिन इसका इकोसिस्टम कितना है पूरे वर्ल्ड वाइड, तो बोल रहा है ओवर 377 प्रोडक्ट्स, कौन कौन सा, मीट, एग्स, डेयरी अल्टरनेटिव्स बाय 70+ इंडियन ब्रांड्स ये बेच रही है ऑलरेडी। कुछ कुछ स्टार्टअप है जैसे गुड डॉट, ब्लू ट्राइब्स फूड्स, इवो फूड्स, ये सब क्या कर रही है, न्यूट्रिशनल फूड को बेच रही है। लेकिन बेच तो रही, लेकिन अभी इंडिया में उसका रेगुलेशन सही से नहीं हो रहा है ना, रेगुलेटरी गैप है बाय FSSAI। ये क्या बोल रहा है कि FSSAI हैज नॉट एट इशूड क्लियर गाइडलाइंस फॉर कल्टिवेटेड मीट एंड प्रिसीजन फर्मेंटेड और अदर नोवेल प्रोटीन प्रोडक्ट्स, उसके लिए गाइडलाइन नहीं है, तो पता नहीं है कि कौन सा कैसा बेच रहा है ना, हमारे शरीर के लिए हेल्दी है या क्या है, अभी किसी को कुछ पता नहीं है। इंटरनेशनल एक्सपीरियंस क्या है, तो सबसे पहले पायनियर किया था जापान ने इस फील्ड में इन 1980, पायनियर द कंसेप्ट ऑफ फंक्शनल फूड इन 1980 में वो कर रहा था पायनियर, एस्टेब्लिश्ड इन एन अर्ली रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर सच फूड। सिंगापुर बिकम द फर्स्ट कंट्री इन 2020 टू अप्रूव कमर्शियल सेल ऑफ कल्टिवेटेड चिकन। कल्टिवेटेड चिकन मीन्स ग्रोन है ना, लैब ग्रोन चिकन को वो बेच सकता है मार्केट में, उसके लिए पॉलिसी लेकर आया सिंगापुर ने। चाइना क्या किया, इंटीग्रेट किया अल्टरनेटिव प्रोटीन इनटू फूड सिक्योरिटी एंड इनोवेशन एजेंडा, और यूरोपियन यूनियन में प्रमोट कर रहा है सस्टेनेबल प्रोटीन प्रोडक्शन थ्रू द फार्म टू फोर्क स्ट्रेटजी। वे फॉरवर्ड क्या है, तो हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के लिए जरूरी है, तो रिड्यूसिंग मल न्यूट्रिशन एंड हिडन हंगर एंड अचीविंग न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, इसके लिए इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक पोटेंशियल भी है, यदि आप एक नया मार्केट स्टार्ट होगा है ना, फंक्शनल फूड और स्मार्ट प्रोटीन के लिए एक नया मार्केट खुलेगा, और जब नया मार्केट ओपन होगा तो हमारा इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा। तो ग्लोबल प्लांट बेस्ड फूड मार्केट इज प्रोजेक्टेड टू रीच अबाउट $85 बिलियन टू $40 बिलियन, मीन्स बाय 2030, मीन्स क्या होगा, लगभग 3 गुना हो जाएगा, है ना, इसका डिमांड। और इंडिया का एडवांटेज क्या है, इंडिया इसको कैच कर सकती है इस एडवांटेज को, बिकॉज इंडिया हैज लार्ज एग्रीकल्चरल बेस एंड एक्सपेंडिंग बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, दोनों एक्सपेंड कर रहा है। पोटेंशियल आउटकम क्या है, बिकमिंग अ ग्लोबल सप्लायर ऑफ फंक्शन, हम लोग हो सकते हैं ग्लोबल सप्लायर ऑफ फंक्शनल फूड एंड स्मार्ट प्रोटीन फूड एंड जनरेटिंग थाउजेंड्स ऑफ जॉब्स अक्रॉस एग्रीकल्चर। ये सब जब आप नया मार्केट में एक नया गेट ओपन होगा तो नया एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा। रिस्क क्या है, तो सबसे पहले इंडिया में इनोवेशन गैप है, R&D हम लोग पैसा कम खर्च करते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, ये सब सारा दिक्कत है। स्किल का इशू है, लोग स्किलफुल नहीं है। एंड मार्केट कंसंट्रेशन, रिस्क ऑफ डोमिनेंस बाय फ्यू लार्ज ऑपरेशंस, मींस जो बड़े बड़ी कंपनी है हो सकता है वो डोमिनेट करे मार्केट में। एंड पब्लिक परसेप्शन क्या है, तो लोग अभी भी स्केप्टिक हैं टुवर्ड्स लैब ग्रोन मीट, उनको लगता है कि जो है ना, जो स्लॉटर्ड मीट है उससे ज़्यादा क्वालिटी शायद लैब ग्राउंड मीट में नहीं आएगा, तो स्केप्टिक है ना, और वो मानते हैं कि वो सिंथेटिक फूड है। सो ट्रस्ट मस्ट बी बिल्ड थ्रू, मीन्स ट्रस्ट डेफिसिट का इशू है। पॉलिसी एंड रेगुलेशन, तो FSSAI जो लैग कर रही थी, रेगुलेटरी मेजर लेना पड़ेगा FSSAI को फॉर क्लियर डिफिनेशन, पहले डिफाइन करना पड़ेगा उनको, एंड सेफ्टी एवोल्यूशन एंड लेबलिंग, है ना। यदि आप कंज्यूमर फूड बेच रहे हैं तो उस पर लेबलिंग होना चाहिए कि आपका ये न्यूट्रिशनल फंक्शनल फूड है या स्मार्ट प्रोटीन है, ये सब बताना पड़ेगा आपको। और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, स्केल अप बायो मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हम लोग को एनहांस करना पड़ेगा, सो दैट
कि डिमांड यदि बढ़े तो उसको हम उस डिमांड को फुलफिल कर सकें, सपोर्ट इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, है ना, एंड फार्मर को इंक्लूड करना पड़ेगा इन टू इंटीग्रेट फार्मर्स इनटू न्यू वैल्यू चेन, क्योंकि जब न्यू वैल्यू चेन जनरेट होगा, है ना, सप्लाई में और डिमांड में, तो उस फार्मर को भी उस वैल्यू चेन में इंटीग्रेट करने की जरूरत पड़ेगी और पब्लिक को अवेयर करना पड़ेगा, एडुकेट करना पड़ेगा अबाउट फंक्शनल फूड एंड स्मार्ट प्रोटीन्स. So now it's your turn to solve this question, guys. चलो सॉल्व करते हैं. सीधे आते हैं स्टेटमेंट 1 पे. स्टेटमेंट 1 क्या है? फंक्शनल फूड आर एक्सक्लूसिवली ड्राइव्ड फ्रॉम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप. ऐसा नहीं है, है ना, एक्सक्लूसिव वहां से ड्राइव नहीं होता है, लैब ग्रोन भी होता है. सो स्टेटमेंट 1 यदि रॉन्ग है, इसका मतलब ए, सी और डी तीनों रॉन्ग है, इसका मतलब बी इज करेक्ट आंसर. ठीक है, चलो लास्ट आर्टिकल ऑफ द डे हम लोग डिस्कस करेंगे. भूटान ने एक नया फेस्टिवल शुरू किया इस साल से, उसके बारे में चर्चा है. तो क्या है? भूटान आइज रोल ऑफ ग्लोबल स्पिरिचुअल पीस मेकर होल्ड्स प्रेयर फेस्टिवल्स. तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे, है ना. नया एक फेस्टिवल स्टार्ट हो रहा है जिसको बोलते हैं GPPF. हम लोग आगे देखेंगे GPPF क्या है. सो भूटान विजन फॉर ग्लोबल पीस, और उसका ग्लोबल पीस इनिशिएटिव है. क्या है? तो भूटान ऑफन डिस्क्राइब एज आइलैंड ऑफ ट्रैंक्विलिटी इन ए ट्रबल्ड नेबरहुड. क्यों बोल रहा है कि भूटान ऐसा जगह पे है जिसका नेबर बहुत ट्रेवलजम है. ऊपर चाइना, इंडिया, है ना, नीचे इंडिया है और साइड में नेपाल है. सो द कंट्री सीक्स टू प्रमोट पीस, हार्मोनी एंड स्पिरिचुअल यूनिटी इन वर्ल्ड इंक्रीजिंगली डिवाइडेड बाय कॉन्फ्लिक्ट, पोलराइजेशन एंड डिस्कॉर्ड. उस वर्ल्ड में जहां पूरा वर्ल्ड जो है डिवाइड हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, है ना, पोलराइजेशन, और जहां झगड़े चल रहे हैं, उस वो इनस्टेबल वर्ल्ड में वो पीस एंड ट्रैंक्विलिटी का बात कर रहा है भूटान. सो लॉन्च ऑफ ग्लोबल पीस प्रेयर फेस्टिवल GPPF. कौन सा फेस्टिवल? फेस्टिवल का नाम क्या है? ग्लोबल पीस प्रेयर फेस्टिवल. तो भूटान का सेंट्रल मोनिस्टिक बॉडी है. भूटान में हम लोग पता है कि बुद्धिज्म फॉलो करते हैं लोग, तो उनका जो सेंट्रल मोनिस्टिक बॉडी है वो लॉन्च किया है, ऑर्गेनाइज किया है फॉर द फर्स्ट एवर ग्लोबल पीस प्रेयर फेस्टिवल इन थिम्पू फ्रॉम 4 नवंबर टू 19 नवंबर. 15 दिन का प्रोग्राम चलेगा. द फेस्टिवल ब्रॉट टुगेदर रिलीजियस लीडर्स, स्कॉलर्स एंड थिंकर्स फ्रॉम 3 मेजर ब्रांचेज ऑफ बुद्धिज्म. 3 मेजर ब्रांच कौन कौन सा बुद्धिज्म का? तो महायाना हम लोग पढ़े हैं हिस्ट्री में, है ना, थेरावाड़ा एंड वज्रायना. सो क्या बोल रहा है? प्लान्स फॉर एनुअल एक्सपेंशन. जिस तरह से उनको रिस्पॉन्स मिल रहा है उस बेसिस पे उन लोग का मानना है कि हम लोग इस फेस्टिवल को हर साल करने की कोशिश करेंगे. सो ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स फ्रॉम बुद्धिस्ट विद इन भूटान एंड फ्रॉम अब्रॉड encourage the organizer to make GPPF an annual event. मीन्स हर साल ये इवेंट होना चाहिए. फ्यूचर एडिशन आर एक्सपेक्टेड टू इंक्लूड लीडर्स एंड प्रैक्टिशनर्स फ्रॉम ऑल मेजर वर्ल्ड रिलीजन. अभी क्या है, सिर्फ बुद्धिस्ट रिलीजन को जो फॉलो करते हैं वो वहाँ पहुँच रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में इनको और एक्सपेंड, ये चाह रहे हैं कि इसको और एक्सपेंड करके सारे मेजर रिलीजन के लीडर्स वहाँ पहुँचे. द ऑर्गेनाइजर्स बिलीव दैट इंटरफेथ कोलैबोरेशन इज एसेंशियल फॉर अचीविंग लास्टिंग वर्ल्ड पीस. उनका मानना है कि जितना भी इंटरफेथ कोलैबोरेशन, मतलब रिलीजन है, सारे रिलीजन जो मेजर रिलीजन है वर्ल्ड के, वो सबके लीडर वहाँ पहुँचे ताकि हर एक दूसरे रिलीजन से कोलैबोरेशन बढ़े, है ना. उसको बोलते हैं इंटरफेथ कोलैबोरेशन, सो दैट लॉन्ग लास्टिंग पीस इन द वर्ल्ड कैन बी अचीव्ड. इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन. तो महायाना हम लोग देख रहे थे, महायाना ब्रांच, थेरावाड़ा ब्रांच एंड वज्रायना ब्रांच, सब लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं. तो जहाँ जहाँ ये लोग फॉलो होता है वहाँ उस कंट्री के लोग आएंगे. चाइना, सिंगापुर, ताइवान, है ना, फॉलोइंग महायाना ब्रांच. थेरावाड़ा ब्रांच followed in Cambodia, Myanmar, श्रीलंका, थाईलैंड. एंड वज्रायना ब्रांच भूटान, इंडिया एंड तिब्बतन रीजन, ये सब वज्रायना ब्रांच को फॉलो करते हैं. तो इंडिया का कुछ सपोर्ट है क्योंकि इंडियन का नेबरिंग कंट्री है एंड भूटान इज वेरी मच डिपेंडेंट ऑन इंडिया. तो इंडिया क्या कर रहा है, कुछ सपोर्ट कर रहा है. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइडेड क्रूशियल सपोर्ट इन कैश एंड काइंड
to help organize GPPF. India also facilitated the transportation of sacred relics of Lord Buddha, जो कि अभी तक हमारे यहाँ म्यूजियम में रखा हुआ था, नेशनल म्यूजियम इन न्यू दिल्ली, उसको ट्रांसफर कर रहे हैं कहाँ, जहाँ पे ये फंक्शन हो रहा है, टू ग्रैंड क्यूनरे हॉल इन थिम्पू. These relics are open for public veneration from November 12 to 18. ठीक. और क्या क्या है, ब्रॉडर सिग्निफिकेंस इसका क्या है, तो हम लोग जैसा देखे, इट इज भूटान इमरजेंस एज ए मॉरल एंड स्पिरिचुअल लीडर, है ना. भूटान क्या करे, भूटान को पूरे वर्ल्ड में ग्लोबल लीडर के तौर पे इमर्ज होगा एज ए स्पिरिचुअल लीडर ऑन द ग्लोबल स्टेज, एंड इट रिप्रेजेंट्स एन एफर्ट टू क्रिएट ए यूनिफाइंग स्पेस फॉर इंटर रिलीजियस डायलॉग. सही बात है, हर साल अधिक होने लगेगा तो इंटर रिलीजियस डायलॉग के लिए एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, सारे रिलीजन के लोग वहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे और डायलॉग एंड डिस्कशन बिटवीन देम विल बी, है ना, मेड अवेलेबल. So Bhutan's initiative underscores the country's philosophy of gross national happiness, linking spiritual and well-being with global harmony. So this is the last question for the day. Try to solve this question. D. So एक बार देखते हैं, which of the following statement best reflects the significance of Bhutan's global peace prayer festival in the context of its emerging global role. So आपने जैसा आपने D बोला है तो D पे सीधा आते हैं. D is the correct answer because it makes Bhutan's attempt to position itself as a global center for inter-religious dialogue, जो अभी हम लोग तुरंत देखे हैं, and moral leadership grounded in the philosophy of gross national happiness. So D is the correct answer. Aditya, you are also correct. So that's all for the day. Thanks for watching, guys, and good night to all of you. We will meet tomorrow at the same times with some important article of the Hindu newspaper. So for that time, all the best to all of you. Thanks.